नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में राहुल गांधी ने पहली प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यहां पर करीब 58 सीटें बढ़ी हैं और वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में सरकार गिराने वाले विधायकों को फिर से कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि इस बारे में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस से सवाल करना चाहिए। बाकी उनका मानना है कि जो लोग पैसों से खरीदे गए हैं उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी ने अपने ऊपर किए जा रहे निजी हमलों को लेकर भी कहा कि बीजेपी की दिक्कत है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए उनकी इमेज खराब करने में लगा दिए हैं और इनकी इमेज बना दी, लेकिन ये उनके लिए फायदेमंद रहा। राहुल का यह भी कहना है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। अगर आप किसी बड़ी शक्ति से लड़ रहे हैं तो निजी हमले होंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर उन पर ये हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सही काम कर रहे हैं। ये हमले एक प्रकार से उनके गुरु हैं जो सिखाते हैं कि उन्हें किधर जाना है और किधर नहीं जाना, और लड़ाई आखिर क्या है। जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को, उसकी गहराई से समझने की है, और वो धीरे धीरे आरएसएस और बीजेपी की सोच को अच्छे से समझने लगे हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है, और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है, बड़ी तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया, क्योंकि मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए हैं और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में प्रवेश के लिए टोल टैक्स लगाए जाने के खिलाफ चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर दिया है। कांग्रेस का ये कहना है कि आज के महंगाई के दौर में आम जनता के लिए ट्रेन एकमात्र उम्मीद बची है और अब उसे भी जनता की पहुंच से दूर करने की कोशिश की जा रही है। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मनोज लुबाना ने कहा कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एंट्री चार्ज काफी ज्यादा है और वो अस्वीकार्य है। यह आम आदमी की जेब पर भारी प्रभाव पड़ा है और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के बढ़े हुए रेट के खिलाफ भी पहले भी टैक्सी और ऑटो चालक प्रदर्शन कर चुके हैं। बीते 23 सितंबर को पार्किंग के नए रेट लागू हुए थे और आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन में पिक एंड ड्रॉप के दौरान ट्रैफिक जाम न लगे, इसके लिए भी लेन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। नए पार्किंग सिस्टम के तहत रेलवे स्टेशन में किसी को पिक करने या फिर ड्रॉप करने के लिए 6 मिनट का समय तय किया गया है। कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने के बाद कर्मजीत सिंह बराड़ सामने आए हैं और उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे पार्टी से निकाला नहीं गया है, बल्कि एक व्यक्ति विशेष ने उन्हें पार्टी से निकाला है और मैं प्रधान को चैलेंज करता हूं कि प्रधान आप ही बता दें कि उसके एरिया में किसी ने बड़ी रैली की है क्या। पार्टी ने नहीं कढ़िया बाहर, एक व्यक्ति ने कढ़िया बाहर। कहना की है ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਭਾਈ, ਕੀ ਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁਭਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚਲੋ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, 2 ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਬਾਗੇ ਭੈਣੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। पार्टी ने बाहर का रास्ता नहीं विखाया, एक व्यक्ति ने जिहड़ा हंकारिया हुआ व्यक्ति आ जिहदे दिमाग नूं हंकार चढ़िया होया कि मैं ही कांग्रेस हाँ
ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਖੇਡੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, धान की फसल पंजाब में आतंकवादी है, ये पंजाब का पानी और आबो हवा कर रही है खराब। ये कहना है जुला मोगा के गांव खोलिया के किसान का, जो धान और गेहूं की बजाय अब उसे छोड़कर ऑर्गेनिक बिना खाद और स्प्रे की सब्जियों की खेती कर रहा है। इनकी खुद ही मार्केटिंग है और ये खुद ही मार्केटिंग करते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और खास बात यह है कि सर्दियों में चमकौर सिंह अपने पूरे परिवार के सहयोग से हर रोज अपने घर पर 30 से 35 किलो सरसों का साग और काली मां की दाल तैयार करता है और उस साग की सब्जियों के साथ अच्छी पैकिंग करके बेचा जाता है। विवाह और पार्टियों में उसको साग और मक्के की रोटी के ऑर्डर भी दिए जाते हैं। और चमकौर सिंह का यह भी कहना है कि पंजाब में धान की फसल पंजाब के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी है, क्योंकि इसके कारण पंजाब का पानी समाप्त हो जाता है और जब पराली को आग लगाते हैं तो वातावरण को दूषित किया जा रहा है और इस पराली के धुएं की वजह से काफी बीमारियां जन्म लेती हैं। पुरातन खेती है जी, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਖੇਤੀ ਪਛਾਣ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਵੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਖੇਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਰ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁੱਦ ਪਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਪੱਖੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਗਈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 18 ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਆ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਨਰਸਿੰਗ GNM ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਬੇਟੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਚਟਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰੇ ਦੀ ਦਾਲ ਆ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। और यमुनानगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इसी के चलते करीब 19 साल की एक कॉलेज छात्रा की जान चली गई। तेज रफ्तार कार ने दरअसल बाइक पर जा रहे पिता और बेटे को टक्कर मार दी, जिससे बाइक कई फुट ऊपर हवा में उछल गई। लड़की की जहां मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती करा दिया गया है और टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक को पीछे से उड़ने के बाद डिवाइडर्स पर होते हुए गाड़ी दूसरी तरफ आ गई और कार सवार मौके पर से फरार हो गया है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं पहले मौके पर गया था, मौके पर दोनों व्हीकलों को उठा करके सीरियसुदा को मैं थाने में भेज दिया और वहाँ की फ़ोटोग्राफ वगैरह कर ली। उसके बाद मैं सिविल अस्पताल आया हूँ। यहाँ पर जो लड़की थी एक्सीडेंट में, वो मंतसा, वो एक्सपायर हो गई है
उसको डेड हाउस में रखवा दिया गया और अभी एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज करके और कार्रवाई फर्दर कर रहा हूँ। उसके फादर भी इंजर्ड हैं, अभी वो अनफिट है। अभी तो जो मेरे को कोई आई विटनेस अभी यहाँ नहीं मिला, आई विटनेस जो भी मिलता है मैं उसके बयान पे पर्चा दर्ज करूँगा। उसकी जानकारी यही जब दिनकारी भवन से इधर की तरफ आ रहे थे फारा चौक वाली साइड, तो यहाँ देखा एक्सीडेंट हो रखा था। एक जेंट्स था, एक लड़की थी, तो यहाँ नीचे गिरे पड़े थे, खून खून था। मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहे थे वो दोनों, तो हमने तो दोनों को उठा के सिविल में छोड़ के आए। नासिक के पास मुंबई आगरा हाईवे पर आज एक टेम्पो ट्रैवलर में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। और दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी द्वार का लोकार्पण किया गया है। वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह लोकार्पण किया और बताया जा रहा है कि 3 करोड़ 24 लाख की लागत से इस गेट का निर्माण किया गया है। अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर और विंध्याचल रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा की है। यात्रियों के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए सांसद अनुप्रिया पटेल ने करीब 3 साल पहले इस गेट का शिलान्यास किया था और अब 3 साल के बाद इसका जो पूरा निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया गया है। और इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस समारोह के साथ दक्षिणी प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से इस बीच पूजन भी किया गया है। मिर्जापुर जनपद में वर्षों से जनता के बीच में ये मांग थी कि हमारे इस प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जहां लगभग 60,000 यात्रियों का रोज आवागमन होता है, उसके दूसरे प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाए। आज मुझे प्रसन्नता है 3 करोड़ 24 लाख की लागत से मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का दूसरा प्रवेश द्वार बनकर तैयार है, जनता को समर्पित है। और अब हमारे मड़िहान, हलिया, लालगंज, सोनभद्र, प्रयागराज और यहाँ तक कि नगर क्षेत्र से आने वाले जो तमाम जनपदवासी हैं, इस सेकेंड एंट्री गेट के माध्यम से उनको बहुत सहूलियत होगी। इसे 400 स्क्वायर मीटर पे विकसित किया गया है और बहुत सारी यहाँ पर यात्री सुविधाएं डेवलप की गई हैं, जिससे मिर्जापुर जनपद वासियों को आने वाले समय में बहुत सुगमता। आप निर्माण कर रही हैं, कब तक हो जाएगा? देखिए, रेलवे विभाग के माध्यम से हमारे मिर्जापुर और विंध्याचल दो प्रमुख स्टेशन पे एक के बाद एक बहुत सारे विकास की परियोजनाओं को लाया जा रहा है। लिफ्ट, एस्केलेटर, फुटओवर ब्रिज और तमाम यात्री सुविधाएं जिसकी आवश्यकता समय समय पर महसूस की गई। काफी सारे काम पहले किए जा चुके हैं, काफी सारे काम वर्क इन प्रोग्रेस है और हमारी कोशिश होगी कि ये दोनों स्टेशन मॉडल स्टेशन के रूप में डेवलप हो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ। मैनपुरी में आगामी चुनाव को देखते हुए 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, जहां अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही सपा मुखिया अखिलेश की विधानसभा करहल में जमकर गरजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने इस बीच सपा को परिवारवादी बता दिया है और मुख्यमंत्री ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना काल में क्या अखिलेश किसी से मिलने आए थे? पार्टी की सरकार 4-4 बार थी, इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी इटावा के गरीबों के मकान नहीं बन पाए। इनकी जमीनों पर कब्जा जरूर हो गया, लेकिन इनके अपने मकान नहीं बन पाए, इनके विद्युत के फ्री के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनके घर में शौचालय नहीं बन पाए, इनको उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाए। इनका राशन तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वही माफिया हड़प जाते थे, जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और मैं फिर एक बात को कह सकता हूं, हमने अब तक प्रदेश में 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 10 लाख आवास हमारा तैयार है जो हम देने जा रहे हैं गरीबों को। और फिर मैं इस बात को कहता हूं, हर गरीब को एक आवास सिर ढकने के लिए उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए उसमें कोई जाति, मत, मजहब नहीं। उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, उसके पास सिर ढकने के लिए अपना आवास होगा। और
आज मैनपुरी का भी हर जाति का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की हर भर्ती में उसका स्थान भी आता है और वो सम्मान और गौरव के साथ बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, शासन की योजनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों बहनों, पहले होता क्या था, कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा अलग निकल पड़ते थे वसूली पे, भतीजे अलग निकल पड़ते थे और उसके बाद शोषण होता था नौजवानों का और बदनाम होता था इटावा मैनपुरी। बदनामी आपकी होती थी। भाइयों बहनों, आज तो बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है, आज बिना किसी लॉन्ग लपेट के नौकरी मिल रही है और हमने तो कहा है कि गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा करेगा, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करेगा, सामान्य लोगों को जो प्रताड़ित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 347वें बलिदान दिवस पर जटाशंकर गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका और इस कार्यक्रम में सिख समुदाय के काफी लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया, उनका स्वागत किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह और राज्य पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह समेत कई सिख समुदाय के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत समन्वय जो प्रत्येक भारतीय के मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने, जानते हैं, सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत समन्वय। वो न्यायाधीश राजा कैसा हो सकता है? वो 5 वक्त का नमाजी कैसा हो सकता? बकवास है ये। और ये पढ़ा क्यों गया? 2014 के पहले जो 70 वर्षों का भारत था, याद रखना, कांग्रेस के शासन में 5 जो कैबिनेट शिक्षा मंत्री हुए। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां केबीपी कॉलेज में संविधान दिवस तो मनाया गया, लेकिन बिना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के। शिक्षा के मंदिर में संविधान दिवस के दिन यहां पर शिक्षा के ही गुरु की यहां पर तौहीन की गई है। बता दें आपको कि शिक्षा देने वाले गुरुजनों ने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही वो भूल गए। उनकी कोई प्रतिमा या कोई तस्वीर वहां नहीं रखी गई। विश्वविख्यात बाबा अंबेडकर, जिसे भारत के लोग महापुरुषों में जानते हैं, उसे केबीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य और अध्यापक श्रद्धा के 2 फूल भी अर्पण नहीं कर पाए। संविधान दिवस के अवसर पर ज्ञान की देवी सरस्वती की तस्वीर लगाई गई, लेकिन संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई तस्वीर नहीं लगाई गई थी। इसी के चलते कॉलेज में पढ़ने वाले दलित समाज के छात्र और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले छात्रों में जमकर विरोध देखने को मिला है। सर, मामला यही था कि कल 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया गया है। अपने कॉलेज में ही नहीं, पूरे मतलब भारत में मनाया गया है। कल कॉलेज में भी मनाया जा रहा था। पॉलिटिकल साइंस के सर थे हमारे, प्रोफेसर सर, तो उन्होंने सर कार्यक्रम में रखा गया, एक बैनर लगा था कि संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं। और वहाँ पे सर न बाबा साहब का प्रतिमा और न सर का नाम है राजेंद्र प्रसाद का। जब वहाँ पे हमने आवाज़ उठाया इसके लिए, तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर वहाँ के चपरासी हैं एक, उनको कहे कि जाके वहाँ पे लगा दो। तो फिर हमने गए वहाँ पे वीडियो बनाते हुए, हमने कहा सर अब जब कार्यक्रम खत्म हो गया तब क्यों लगा रहे हैं? तो कहे ठीक है नहीं लगाएंगे। उसके बाद सर अपमानित करते हुए, पैर से टच करते हुए बाबा साहब के प्रतिमा को ले जा रहे थे। और जब अंदर मैंने वहाँ पे पूछा सर लोगों से, तो कह रहे हाँ नहीं, बाबा साहब पे माल्यार्पण हुआ है। तो मैंने जब सर से पूछा सर आप वहाँ पे उपस्थित थे?
करीब 3-4 बार मैंने पूछा तो उसका जवाब नहीं आया। लास्ट में प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि वीडियो बंद करो, तुमसे बाद में मिल लेंगे हम। क्या आपको डराया धमकाया? केवीपीजी कॉलेज का जो मामला हो एकदम शीशे की तरह साफ है। जिस प्रकार से अभद्रता किया जा रहा है या किसी एक को निशाने पर रखा जा रहा है, वास्तविकता ये निंदनीय है। कल संविधान दिवस था और सभी छात्रगण और अध्यापकगण संविधान दिवस मना रहे थे। न तो वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति थी जिन्होंने संविधान को लिखा, और न तो किसी और महान पुरुष की मूर्ति थी जिस पे माल्यार्पण हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ सरस्वती का प्रतिमा वहाँ लगा था, तो क्या मतलब इससे क्या दिक्कत है? उनका स्मरण तो किया होगा बाबा भीमराव अम्बेडकर का आपने। माँ सरस्वती का स्मरण करना बहुत अच्छी बात है। सरस्वती की देवी मानी जाती हैं। हर शिक्षा मंदिर में उनका मूर्ति होता है, तस्वीर होती है, ये अच्छी बात है। लेकिन कल और गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव के चलते रोड शो और जनसभाएं हो रही हैं। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी एक रोड शो कर रहे थे, लेकिन यहां उनके रोड शो में उन पर पत्थरबाजी हो गई। वो सूरत में एक रोड शो कर रहे थे और बता दें इसी रोड शो में वो मीडिया भी यहां पर कवर कर रही थी वो रोड शो, लेकिन कैमरों पर भी पत्थर फेंके गए हैं। जब ये पत्थरबाजी शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी के अंदर चले गए और जब फिर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई तो दोबारा आकर रोड शो करने लगे। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के काफिले पर एक गली से पत्थर फेंके गए हैं और केजरीवाल अपनी गाड़ी के ऊपर से हाथ हिला रहे थे, लेकिन तभी अचानक पत्थरबाजी होने लगी। साथ ही पत्थरबाजों और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के बीच भी इस बीच हिंसक झड़प हो गई है। बता दें आपको कि सूरत में हीरा बाजार में अरविंद केजरीवाल ने ये जनसभा को संबोधित किया और अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों को आई लव यू कहकर भाषण की शुरुआत की। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मेरी नजर में एक एक व्यापारी हीरा है और उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी सरकार से अपना काम कराने की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अब बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रद्धा के कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है और इसकी बरामदगी के साथ ही पुलिस ने इस हथियार को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL के जांच के लिए भेज दिया है। इसी के साथ ही पुलिस ने एक अंगूठी भी बरामद की है जो अंगूठी श्रद्धा की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद ये अंगूठी अपनी एक और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी थी जो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट है। बहरहाल श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनेवाला का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया है और सब कुछ ठीक रहा तो पुलिस जल्द ही उसका नार्को टेस्ट भी करेगी। अब आफ्ताब के खिलाफ अपने केस को पुलिस मजबूत करने में जुटी है और आज पुलिस इस आरोपी से इसे तिहाड़ जेल से निकालकर रोहिणी में स्थित FSL डायरेक्टर के पास लेकर पहुंची जहां पर उसका टेस्ट किया गया। अब आपको बताते चलें कि कई सबूत जुटाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से और अब जो मेन हथियार है हत्या में जो इस्तेमाल किया गया था वो बरामद कर लिया गया है।